सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बी ट्रिपल ई का आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन और एनालिसिस करेंगे कि किस यूनिट से कितना वेटेज रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा है ये जून 2023 का है, मतलब जस्ट रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसका है। बी ट्रिपल ई का पेपर है। अगर जस्ट आप पेपर देखें तो उसका ये स्नैपशॉट मैंने लगाया हुआ है। कुछ इस तरीके से पेपर आता है। टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके 8, और 8 में से आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये बेसिकली यूनिट 1 से है, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 से है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक मेश एनालिसिस की प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम किसकी, थेवेनिन्स की। मतलब आपको अगर क्वेश्चन यूनिट 1 को आप अप्रोच कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मेश और थेवेनिन्स का है, हो सकता है जो इस बार क्वेश्चन पेपर आए उसमें नोडल और सुपरपोजिशन की प्रॉब्लम आ सकती है। जो यूनिट 2 है आपकी, जो बेसिकली एसी सर्किट से, अगर आप उसके क्वेश्चंस देखें। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 70 मार्क्स का है। मतलब हर एक क्वेश्चन आपके कितने कितने मार्क्स के हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एंड हर एक क्वेश्चन आपका 70 डिवाइड बाई 5 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन नंबर है। मतलब हर एक यूनिट से इतने नंबर का क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो दैट इज 14 14 मार्क्स के क्वेश्चन है हर यूनिट से। मतलब हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कितना है, 7 मार्क्स का है। 7 7 7 7 एंड ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप अप्रोच करते हो तो टोटल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एसी सर्किट से है, तो पहले में तो इसने पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेज, डिस्कस अबाउट वेरियस डिपेंडेंट इन। तो इसका भी मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर ए 2 का जो बी पार्ट है वो है आपका, ये कुछ डिफिनेशंस आपको लिखनी है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं तो ये अगेन यूनिट 2 का ही एक न्यूमेरिकल है। और क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं तो ये भी यूनिट 2 का एक न्यूमेरिकल है। सारे न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इनफैक्ट हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इस पेपर को करने में। पूरे पूरे 8 क्वेश्चंस में करूंगा और आपको एग्जाम में 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये इस वीडियो बनाने का जो मेन अपना ऑब्जेक्टिव है वो है एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए और स्मार्ट वे पे कैसे क्वेश्चंस के सोल्यूशन उसको बनाने हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिकॉज आई होप ये आपका आज 23 दिसंबर है और आपने सिलेबस लगभग 80 to 90% कवर कर लिया होगा। तो देखते हैं आपने कितना अप्रोच कर पा रहे हो, कितने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल है जो ट्रांसफार्मर के ओसीएससी टेस्ट से आया हुआ है, ये भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एक न्यूमेरिकल है इंडक्शन मोटर से, मतलब यूनिट 4 का ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके किस यूनिट से हैं, यूनिट नंबर 5 से हैं, जो टोटल थ्योरेटिकल हैं, ये भी हम अभी देखेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, जस्ट आप इसको रीड करो। क्या लिखा हुआ है कि मेश यूजिंग मेश एनालिसिस फाइंड आई नॉट इन द सर्किट एज गिवन बिलो। ये सर्किट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सर्किट अपन सबसे पहले बनाते हैं। तो कुछ आपका एक ये रेजिस्टेंस था सर्किट में, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ये सर्किट इस तरीके से क्लोज है और देख लेते हैं क्या इसमें डेटा लगे हुए हैं। तो एक वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस, यहाँ पे आपका एक डिपेंडेंट सोर्स है, उसका ये सिंबल हो गया, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू है अपनी कितनी, 6482। ये हो गया आपका 6 ओम, 4 ओम, आई थिंक 8 ओम एंड 2 ओम। तो ये हो गया आपका 8 ओम और 2 ओम। और हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है उसको हम सोल्यूशन इसका कर रहे हैं। और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की आप वैल्यू लिख लेंगे। तो कितना लिखा है, 16 वोल्ट और 10 आई नॉट। तो यहाँ लिख लीजिए आप 16 वोल्ट, और यहाँ पे पोलरिटी बिल्कुल बनाना मत भूलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 आई नॉट, और ये आई नॉट आपको नो डाउट दिया होगा। तो आई नॉट ये दिया हुआ है, जो ऊपर करंट यहाँ पे जा रहा है
दिस करंट इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब ये एक डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन दिया हुआ है तो देख लेते हैं। आई वन आई टू आई थ्री आपके तीन लूप करंट है, तो ये एक हो गया आपका आई वन आई टू एंड आई थ्री। तो इनको आप प्लॉट कर लो, जल्दी से इनको ड्रॉ कर लो, आई वन आई टू और इसमें फ्लो हो रहा है आई थ्री। तो इसमें लिखा हुआ है किससे आपको करना है, इस क्वेश्चन को आपको करना है मैश एनालिसिस से, ठीक है, मैश एनालिसिस से। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना टाइम अपन को लग रहा है। तो आप आइडेंटिफाई करो इसमें कितने लूप्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल है 3, तो अपने को 3 इक्वेशंस बनानी है। मतलब इसमें पहले हम जो हमारा पहला स्टेप होगा कि राइट केवीएल इक्वेशंस, राइट केवीएल इक्वेशंस फॉर ईच, क्योंकि अपन मैश एनालिसिस कर रहे हैं तो मैश बोलेंगे। तो लेट से जहां पे 1 है तो हमने उसको दे दिया क्या, मैश नंबर 1। मैश नंबर 1 के लिए आप इक्वेशंस लिखें। तो आपको देखना है कि करंट का डायरेक्शन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी दी हुई है, और आपको इक्वेशंस किसके लिखने, केवीएल के। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, करंट की दिशा में आप आगे बढ़ो, इस वोल्टेज सोर्स के पे आओ। आपको सबसे पहला साइन क्या एनकाउंटर हो रहा है, माइनस, तो यहाँ पे लिखो -16। फिर इस रेजिस्टेंस पे आओ, करंट आपका रेजिस्टेंस पे जहां से इंटर करता है प्लस और जहां से रिलीज होता है माइनस, तो आप इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, आई इंटू आर, कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, तो आपको लिखना है प्लस का आई वन इंटू रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 4, तो ये इस रेजिस्टेंस पे होने वाला ड्रॉप है इस करंट के थ्रू। लेकिन आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस कॉमन है मेश 1 और मेश 3 में, और यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है आपका कुछ इस दिशा में क्लॉकवाइज, तो ये 4 ओम के रेजिस्टेंस में इंटर कर रहा है यहाँ से, और प्लस और माइनस साइन बना रहा है। लेकिन जब आप मेश 1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको इस तरीके से चलना है क्लॉकवाइज। तो आपने देखा आपको 4 ओम में पहला साइन प्लस एनकाउंटर हुआ, किसके करस्पॉन्डिंग, I1 के करस्पॉन्डिंग, लेकिन साथ साथ यहाँ पे पहला साइन माइनस एनकाउंटर हो रहा है, और वो किसके करस्पॉन्डिंग एनकाउंटर हो रहा है, I3 के एनकाउंटर। तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी लाइक दिस। फिर आप आ जाओ इस 2 ओम में, सेम सेम कहानी 2 ओम में भी रहेगी। तो 2 ओम में I1 कैसे इंटर कर रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है प्लस, रिलीज हो रहा है माइनस, तो आपको लिखना है प्लस 2I1। और एक दूसरा करंट है आपका जो I2 है, वो I2 2 पे यहाँ से इंटर हो रहा है और यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में, और डायरेक्शन रखना है I1 का, क्योंकि आप मैश एनालिसिस अभी लूप 1 का कर रहे हो। तो I1 में जब आप यहाँ से इंटर कर रहे हो और इसको देख रहे हो तो पहला साइन क्या एनकाउंटर हो रहा है, माइनस, तो आपने लिखा -2I2। अगर आपने ये इक्वेशन लिख दिया है प्रॉपर, और इक्वल टू आपको 0 लिखना है जो केवीएल है, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं खत्म, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सिंपल मैथमेटिक्स। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो गया -16 प्लस 4I1 and 4I3, तो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ I1 I2 I3। तो I1 के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 4, और यहाँ पे I1 का कोफिशिएंट है 2, 4 और प्लस 2 हो गया 6, प्लस I2 का आप लिखो, यहाँ पे I2 के कोफिशिएंट्स क्या है आपके, तो I2 का कोफिशिएंट है -2, और दूसरा कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख लो -2, प्लस यहाँ पे आप लिखो क्या I3, और I3 का कोफिशिएंट कितना है आपका, I3 का कोफिशिएंट आई थिंक -4 है, दूसरा नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना है -4 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको अभी हम यूज करेंगे बाद में, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 6I1 -2I2 -4I3। तो लेट मी राइट 6I1 -2I2 -4I3, एक बार देख लो गलती नहीं होनी चाहिए। 6I1 -2I2 -4I3 इज इक्वल टू, यू कैन राइट इज इक्वल टू 16, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये मेश 1 का हो गया। अब आप आ जाओ जो आपका दूसरा है मेश नंबर 2, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, जल्दी से इक्वेशन लिखो, देख लो यहाँ पे सेकेंड मेश, मतलब जहाँ आई की सबस्क्रिप्ट 2 है, तो क्या आ रहा है, +2I1, यहाँ पे इंटर कर रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस आई एम सॉरी +2I2 +8I2, और यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स के डायरेक्शन दिया हुआ है, पोलैरिटी दी हुई है प्लस माइनस, तो आप फाइनली मैं लिख रहा हूँ +2I2 +8I2 +10I0, तो इसको लिखो +2I2 +8I2 प्लस, एक बार देख लो यहाँ पे क्या था, +10I0। तो जो फर्स्ट साइन है आपको वही लिखना है, फर्स्ट साइन जो अभी इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन अभी हमने एक चीज और देखना है, ये 2 वाला कॉमन रेजिस्टेंस है, ये मेश
1 पे भी है और मेष 2 पे भी, मतलब इस पे I1 करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अप टू डाउन, और पोलरिटी आपको दिख रही है प्लस टू माइनस। लेकिन अगर आप I2 की दिशा में चल रहे हैं और इस I1 के करंट को वाले लूप को देख रहे हैं, तो फर्स्ट साइन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस। तो आपको एक क्या इनकाउंट जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, -2I1। इस पे एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, -2I1। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हैं 8 ओम को, तो 8 ओम में एक करंट ये ऊपर से जा रहा है I3, और I3 8 ओम में यहाँ से इंटर कर रहा है, तो प्लस, यहाँ से रिलीज हो रहा है तो माइनस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, और I2 वाले लूप से देख रहे हैं आप, I2 की दिशा में चल रहे हैं, तो पहला साइन क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस। तो आप लिखेंगे -8I3। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, -8I3 इज इक्वल टू लिखना है आपको 0, और इसको आप जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लिख लीजिए। तो सबसे सिंपल तरीका है I1 लिखिए, और I1 के कोफिशिएंट्स क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, -2I2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, और दूसरा तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख देना है -2 प्लस, आप लिखो यहाँ पे क्या, I2, और I2 के कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 8 है, 2 और 8 कितना हो गया, 10। तो आपको लिख देना है 10। फिर यहाँ पे लिखना है आपको क्या, I3, और I3 के कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -8। तो -8 लिख के यहाँ ब्रैकेट लगाना है आपको। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये दिख रहा है क्या, 10I0। तो फिलहाल इसको यहाँ लिखिए, मैं इसको बाद में बताता हूँ इसको क्या करना है। 10I0 इज इक्वल टू हो गया कितना, 0। ठीक है, अब एक बार 10I0 को भी हम ओवर देख लेते हैं। तो ये जो 10, ये आप अगर देखो I0 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो 3 नंबर के मेष पे फ्लो होने वाला करंट था, और आप देखोगे कि I0 इज नथिंग बट I3। अगर आप इस I3 लूप करंट को देखते हैं, इस I3 लूप करंट को आप देखते हैं, तो दैट इज सेम एज I0, क्योंकि इस ब्रांच से जो 6 ओम्स की ब्रांच से करंट जा रहा है वो I3 है भी है और I0 भी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि I0 इज इक्वल टू I3, और ऊपर वाले इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो -2I1 प्लस 10I2 -8I3 प्लस 10I0 की जगह आप रख सकते हो I3 इज इक्वल टू 0, और आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा -2I1 प्लस 10I2, और यहाँ पे हो जाएगा +2I3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये माइनस देखने में डिस्टर्ब कर रहा है हमको। हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 2I1 माइनस 10I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 0, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अब आप तीसरे वाले मेष के लिए लिखिए। तो आपका जो तीसरा है मेष नंबर 3, उसके लिए आपको क्या लिखना है, KVL लिखना है। तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, जल्दी में कुछ गड़बड़ भी ना हो और चीजें एक्यूरेट हो। तो मेष 3 में आप देखिए कितने, अब मैं इसको थोड़ा सा और डायरेक्ट लिखता हूँ, 4 है, 6 है, 8 है, और तीनों में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I3, और एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ 4 प्लस 6 प्लस 8, और कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, I3। मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर से आप आ जाओ, देख लो 4 6 8, आपने सही लिखा। अब आप देखो कॉमन वाले रेजिस्टेंस कौन से हैं, 4 है और कौन सा है, 8 है। 4 पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, लेकिन I3 के दिशा में देखें तो I1 यहाँ से इंटर कर रहा है, मतलब I1 जहाँ से इंटर कर रहा है वहां पे माइनस साइन है, ये आपको दिख रहा है। तो आप लिखेंगे, दो चीजें और ऐड करेंगे, -4I1, और दूसरा कौन सा ऐड करेंगे आप, -8I2। तो इसमें दो चीजें और ऐड करो, -4I1 और -8I2, और लिखो आप इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 + 4 10, एंड 10 + 8 18I3 -4I1 -8I2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आई थिंक आप 2 2 कॉमन लेके वहां पे डिवाइड भी कर सकते हो, और इसको लिख सकते हो, तो 9I3 -2I1 -4I2 इज इक्वल टू 0। और इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो आप लिख दो इसको 2I1 प्लस 4I2 माइनस 9I3 इज इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आपकी मैथ से स्टार्ट हो गई है बेसिकली। आप देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1 I1 I2 I3, इक्वेशन नंबर 2 I1 I2 I3, और इक्वेशन नंबर 3 I1 I2 I3। तो एक बार मैं इन इक्वेशंस को लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इजी रहे। इक्वेशन 1 था -6 -2 -4। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -6I1
and -2i2 -4i3, -2i2 -4i3 इज इक्वल टू 16। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 3i1 माइनस i2 माइनस, तीनों चीजें माइनस थी क्या यहाँ पे, ये ये माइनस में नहीं था, ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत किया, ये प्लस साइन ही है यहाँ पे, और ये दोनों माइनस साइन थे, -2i2 और -4, ये दिख रहा है ना, -2i2 -4i3। तो ठीक है, इससे 2 को डिवाइड किया तो ये हो गया -i2, इससे 2 को डिवाइड किया तो ये हो गया 2i3, और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आपका हो गया कितना, 8। तो ये फाइनली हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 अगेन। और इक्वेशन नंबर 2 भी आप लिख लो, यहीं पे लिख लो। इक्वेशन नंबर 2 थी 2i1 -10i2 -2i3, लिख लो। 2i1 माइनस, आ गया 2i1 -10i2 -2i3, -10i2 -2i3 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 आपने लिखा। इसको देखो थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप i1 माइनस 5i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0, और ये हो आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 जस्ट अभी आपके पास में आई थी, 2i1 प्लस 4i2 माइनस 9i3, 2i1 प्लस 4i2 माइनस माइनस 9i3 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू आपका हो गया 0, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो आपके पास में 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो? इसको आप मैट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करते हो। ये 3 इक्वेशंस 3 अननोन की प्रॉब्लम है, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको आप एक बार ट्राई करो और इसके आंसर कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करो। देन मैं बताऊंगा कि कौन से आंसर सही है या कौन से नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। अगर आपसे दोनों नहीं आते, टाइम की कमी है, देन यू कैन यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में भी ये चीज डायरेक्टली हो जाएगी, लेकिन ऐसा तभी करना है जब आपके पास टाइम, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन ने मेरा ज्यादा टाइम ले लिया, मुझे इसको जल्दी से करना है, तो यू कैन राइट सॉल्व इट डायरेक्टली कैलकुलेटर एंड राइट दी i1 i2 i3। तो ये आप कमेंट बॉक्स पे लिखना कितना आ रहा है, देन आई विल चेक दैट। ओके, अब हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप क्वेश्चन पेपर पे देखो। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये आपका एक दिख रहा है यहाँ पे कितना, थेवेनिन्स की प्रॉब्लम है ये। यस, थेवेनिन्स की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और बीच में 3 रेजिस्टेंस है। तो जल्दी से मैं इसको, इसका सोल्यूशन बनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको कौन सा लिखना है, बी पार्ट को अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे आप करने जा रहे हो उसका क्या करने जा रहे हो, सोल्यूशन। तो क्या था, अगर मैं यदि देखता हूँ तो यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स था। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स बना देना है, और डीसी का वोल्टेज सोर्स है। और यहाँ पे आई थिंक एक रेजिस्टेंस ऐसा था, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे आपका एक एक करंट सोर्स भी है। देख लेता हूँ, ऐसा ही डायग्राम है कि कुछ और है। यस, तो 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं और एक सीरीज में। हमने थोड़ा सा गलत बना दिया है, उसको सही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, यह डायग्राम आपका 2 रेजिस्टेंस। यस, तो इसको आपको करना है, ये ऐसा है, ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक करंट सोर्स और लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हो गया अपना। देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज हैं अपनी 6, 3, 2, 3, 4। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया 6 वोल्ट, 3 एम्पियर, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। तो 6, 2, 3, 4 और 3। ठीक है, 6, 2, 3, 4 और 3 ऊपर है। इट्स ओके। बोल रहा है कि इन द फिगर बिलो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 यूजिंग
थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये है आपका R1, मतलब 2 ओम वाले पे जो है आपको करंट निकालना है थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके। निकाल देते हैं। मतलब ये बोल रहा है ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो आपको फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करना है? थेवेनिन्स से। तो देखो इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी। थेवेनिन्स में सबसे जो स्टेप नंबर 1 है वो आपका होता है, क्या निकालना है आपको? आर थेवेनिन निकालना है। किसके करस्पॉन्डिंग? जिसके करस्पॉन्डिंग आपको करंट निकालना है, उन दो पॉइंट्स के हिसाब से आप सर्किट को रीड्रॉ करो। सारे के सारे जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनको क्या करो, आप न्यूट्रलाइज कर दो। तो हमारे कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या है आपका? एक है वोल्टेज सोर्स और एक क्या है? करंट सोर्स। आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स को हम एज ए शॉर्ट सर्किट न्यूट्रलाइज करते हैं, और करंट सोर्स, और ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ था? यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, जो आपको रिमूव कर देना है। और जहाँ पे रिमूव किया है उस पॉइंट के हिसाब से, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है? आरटीएच निकालना है। और ये आपको 4 ओम लगाना है। और ये जो आपका करंट सोर्स है ये कैसे न्यूट्रलाइज होता है? ओपन सर्किट से। तो ध्यान रखना है, जब आप थेवेनिन्स का स्टेप 1 करते हैं तो आपको सबसे पहले आरटीएच निकालना है। किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग? जहां पे आपको करंट पूछा गया है उस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है। और उन दो पॉइंट्स, लेट से हमने पॉइंट मान लिया ए और दूसरा पॉइंट मान लिया बी, और उन दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सर्किट को रीड्रॉ किया। सारे रेजिस्टेंसेस बनाने हैं। केवल जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर देना है? शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को क्या कर देना है? ओपन सर्किट कर देना है। अब आपको ए और बी से देखने पे क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको एक 3 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे आप मेरे को बताइए कि आरटीएच कितना होगा। तो ये प्रॉब्लम सिंपल कुछ इस तरीके की है कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है ये बी, और ए से आपने गए तो आप एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो, और बी से आप गए हो तो आप दूसरा रेजिस्टेंस लगा रहे हो। ए से जब आप गए तो आपने 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, बी से आप निकले तो आपने 4 ओम का लगाया, और 3 और 4 ओम आपस में क्या हुए? जुड़े हुए हैं। यहाँ से देखने पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से देखने पे आपको 3 और 4 क्या दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आरटीएच आपका हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7 ओम। तो इसको आपको ब्रैकेट के अंदर फिलहाल बंद करके रखना है। नंबर 1। नंबर 2, स्टेप नंबर जो सेकेंड है, स्टेप आपका सेकेंड स्टेप है, उसमें आपको क्या निकालना है? वीटीएस निकालना है। वीटीएस निकालने के लिए अगेन सारा तरीका वही है। जो आपने लोड रेजिस्टेंस हटाया था उसको तो आप हटा दो। तो ये ए और ये बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका लोड रेजिस्टेंस आपने हटा दिया, लेकिन बाकी रेजिस्टेंस आप लगाओ यहाँ पे जो लगे हुए थे, और सोर्सेस भी लगाओ। तो यहाँ पे आपका एक बैटरी लगी हुई थी, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ था? एक करंट सोर्स लगा हुआ था। तो ये आपको वापस से लगाना है। केवल क्या हटाना है स्टेप नंबर 2 पे? स्टेप नंबर 2 पे आपको हटाना है जो लोड का रेजिस्टेंस है वो हटाना है। तो यहाँ पे आप अगेन पूरा डेटा लिखो। यहाँ लिखो 6 वोल्ट, और यहाँ पे क्या लिखो? 3 एम्पियर लिखो। और आपका जो भी करंट की थी कितनी थी? 3 और 4, वो आपको यहाँ पे ओम रेटिंग लिखनी पड़ेगी, 3 एंड 4 ओम। इस बार आपको क्या करना है? इन दो पॉइंट्स से देखने पे आपको VTH कितना मिल रहा है वो निकालना है। तो आप उनको VTH जो हम निकालने वाला है दैट इज नथिंग बट VAB। जो हम VTH निकालने वाले हैं वो VAB के बराबर है। तो आपको क्या करना है? जब आपको VAB निकालना है तो आपको B to A ट्रेवल करना है। B to A ट्रेवल करना है, और आपको क्या देखना है? जो भी वोल्टेज राइज या कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको आपको उसका एल्जेब्रिक सम करना है। तो अगर आप देखो तो ये 6 जो वोल्ट की बैटरी है, क्या ये रेस्ट ऑफ द सर्किट से कनेक्टेड? नहीं, केवल ये इस 3 ओम के करंट को, 3 ओम के रेजिस्टेंस को क्या करेगी? सप्लाई देगी, और ये एक आपको करंट देगी। और वो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, क्योंकि प्लस टर्मिनल से करंट ओरिजिनेट हो रहा है। और कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है? तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है 6/3, दैट इज व्हाट? 6/3 मतलब 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है। सिमिलरली ये 3 एम्पियर का देख रहे हो, ये एक क्लोज सर्किट है, ये बी पॉइंट पे तो जाएगा नहीं। तो पूरा का पूरा आपका 3 एम्पियर का करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे फ्लो हो रहा है। जहां से करंट इंटर करता है प्लस, और जहां पे करंट रेजिस्टेंस में रिलीव करता है माइनस। सिमिलरली प्लस और माइनस। ये साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको B to A ट्रेवल करना है। आप B to A ट्रेवल कर रहे हो तो ये रास्ता है जाने का। 4 ओम के रेजिस्टेंस में गए, फिर 3 ओम के रेजिस्टेंस में गए, और ए पे आ गए। तो आप क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो VAB इज नथिंग बट VTS इज इक्वल टू, चलो बी से चलो, तो जब आप 3 से चले तो आपको क्या आया?
4 ओम के रेजिस्टेंस में एक ड्रॉप आया, कितना ड्रॉप आया, 4 इंटू थ्री कितना हुआ 12, प्लस का 12 की माइनस का 12, तो आप देखो साइन क्या मिल रहा है, प्लस टू माइनस मतलब वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप, तो प्लस टू माइनस को हम मान रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप मतलब माइनस, माइनस साइन कितने वोल्ट का माइनस, 3 इंटू फोर दैट इज व्हाट 12, तो -12, और फिर जब आप इधर से जा रहे हो तो आपको क्या पोलरिटी मिल रही है, माइनस टू प्लस, किसमें, 3 ओम के करस्पॉन्डिंग, तो माइनस टू प्लस मतलब वोल्टेज राइज, राइज बोले तो क्या प्लस, कितने वोल्ट, 3 इंटू टू कितना हुआ 6 वोल्ट, तो आपका वी टी एच कितना आ गया, तो -12 प्लस 6 दैट इज नथिंग बट -6 वोल्ट। आपका जब वी टी एच और आर टी एच आ गया है, तो अब आपको देखना है जो थेवेनिन्स आपसे क्या बोलता है, एक मिनट, ठीक है, तो यस, जैसे ही आपका आपके सामने क्या आ गया है, आपके पास में VTH भी है और आपके पास में RTH भी है, तो RTH शायद 7 ओम है और VTH है -6 वोल्ट, तो थेवेनिन्स बोलता है कि सर्किट, कोई भी सर्किट एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी सर्किट, तो और उसका जो वोल्टेज सोर्स होगा दैट इज VTH, और जो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा वो सर्किट का RTH होगा, और ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, ये वो पॉइंट्स हैं क्या, जहां पे आपको निकालना था करंट, तो वो पॉइंट है ए बी, और अब आप अपने लोड रेजिस्टेंस को लगा दीजिए, देख लीजिए इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, तो दैट इज 2 ओम, तो आप यहाँ पे लिख दो कितना 2 ओम, और यहाँ पे आपको क्या निकालना था करंट, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस, बेसिकली आर एल है और आर एल की वैल्यू है 2, तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, -6 अपॉन कितना हो गया 7 प्लस 2, तो I इज इक्वल टू -6 अपॉन 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, एंड दैट इज नथिंग बट 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, सो योर I इज इक्वल टू -2/3 एम्पियर, और ये हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है I में, कैसा एज्यूम किया है, ये डायरेक्शन एज्यूम किया है, कहाँ से, ए पॉइंट से बी, और बी से ए आप अगर एज्यूम आपने किया होगा तो आपका आंसर आना चाहिए 2/3 एम्पियर, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ए और बी पार्ट दोनों देख लिए हैं, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप देखें तो क्या क्या आपका पूछा गया है, यस, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बोला गया है क्या, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्स, डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस विथ सुटेबल स्केच, तो यहाँ पे इसने सोर्स पूछा है और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में पूछा है, तो इसको देखते हैं कि इसको अगर आपको एक स्मार्ट वे पे आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली क्या करना है, आपको आपको यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आप करने जा रहे हो, ए, और ए का आप यहाँ पे देने जा रहे हो आंसर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। सबसे पहले इसने पूछा है कि यार सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना, तो सोर्सेस होते हैं, सोर्स जो होते हैं बेसिकली ऐसे, मतलब सोर्स वी कैन से, सोर्स में बी क्लासिफाइड एज वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, एंड मेन आपको लिखना है कि दे आर, सॉरी, इनमें आपको लिखना है कि दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट इंटरनल एम्पलीफिकेशन, ठीक है, दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट इंटरनल एम्पलीफिकेशन। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, तो देखो, सोर्सेस आर दी sources of energy in the circuit to do some work, they may be categorized as voltage source whose symbol is like this is the VDC, or you can categorize it like this, you can write VAC, and you can categorize it like this, you can write it as current for DC, and similarly same for current for AC. So these three are categorized under the independent voltage sources. तो जब आप sources की बात करते हैं तो sources में आपके क्या क्या हो जाते हैं पार्ट, तो sources में आपके हो जाते हैं independent
और दूसरा आपको लिखना है कौन सा, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जब जब आपको ये लिखना है इंडिपेंडेंट सोर्सेस में आपको क्या लिखना है, कैपेबिलिटी ऑफ, इसमें आपको लिखना है कैपेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इनफाइनाइट इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। इसका मतलब मैं बता देता हूं, एम्प्लीफिकेशन। और इसमें आपको लिखना है, डिपेंडेंट में लिखना है कि दे डिपेंड ऑन सम अदर पैरामीटर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट ऑफ द नेटवर्क। दोनों को अभी नेक्स्ट पेज में देखो, ये भी एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका आई थिंक 7 मार्क्स का है, तो इसको भी आपको जाने नहीं देना है। तो अभी हम अगेन फिर से जब हम सोर्सेस में देखें तो हमने पहला क्या क्लासिफिकेशन किया था, इंडिपेंडेंट, लेट्स से इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स में आपको क्या लिखना है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सिंबल बना देना है जो अभी मैंने फर्स्ट पेज में बनाया था, सिंबल बना देना है। वोल्टेज का कुछ इस तरीके से यहाँ लिख देना है VDC, यहाँ लिख देना है प्लस, यहाँ लिख देना है माइनस, यहाँ लिख देना है VAC और यहाँ पे लिख देना है करंट, करंट सोर्स। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बताना है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें इतनी इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है कि अगर आप एक वोल्टेज सोर्स को, एक आप किसी वोल्टेज सोर्स को एज्यूम करते हो और आप उसको किसी लोड के अक्रॉस लगाते हो और लोड का करंट आप बढ़ाते जाते हो, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब चाहे लोड आपका जीरो हो और चाहे लोड आपका कितना भी हाई हो, that should be like this. Irrespective of any loading condition, the voltage remains constant. It is independent. It does not depend on any other parameter. Either there is zero load or there is maximum load. तो इस तरह से आपको बता देना है वोल्टेज सोर्स। और सिमिलरली जब आप करंट सोर्स को भी बताते हो तो करंट सोर्स में भी आपको करंट को कांस्टेंट रखना है, मतलब जो करंट सोर्स आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है दैट शुड बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लोड डिमांड। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लोड डिमांड, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो की पॉइंट्स थे इंडिपेंडेंट के वो हमने देख लिए। अब आप आ जाओ किस पे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पे। तो ये क्वेश्चन एकदम कहना चाहिए कि बोनस वाला क्वेश्चन है, इसको जाने नहीं देना है। तो डिपेंडेंट सोर्सेस आप हेडिंग डालोगे और डिपेंडेंट सोर्सेस के अंदर आपको क्या लिखना है, तो देखिए डिपेंडेंट सोर्सेस का आप पहले सिंबल देख लो। ये सिंबल कुछ इस तरीके से बनते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर आपको बनाना है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो आपको लिखना है प्लस माइनस, और अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स है तो उसके अंदर आपको बनानी है एक एरो कुछ इस तरीके से। तो ये कौन सा हो गया, इसको आप बोल सकते हो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसको क्या बोल सकते हो आप, डिपेंडेंट करंट सोर्स। नंबर 1, डिपेंडेंट के आपके नाम से समझ में आ रहा है तो आपको लिख देना है कि देयर आउटपुट डिपेंड्स ऑन सम अदर पैरामीटर्स और सम अदर प्रॉपर्टीज और सम अदर वेरिएबल्स ऑफ द सर्किट। दैट्स वाई अगर आप इसको देखोगे तो इसमें होना चाहिए आई बेसिकली, लेकिन आपको दिखेगा क्या, के आई। इसमें होना चाहिए वी, लेकिन आपको दिखेगा क्या, के वी। अब बात आती है इस के से इसके 2-3 कैटेगराइजेशन और बन जाते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम लिख ले रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मेरी बात सुन के उसको जब समझेंगे तो अच्छे से लिख लेना। एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, तो एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा हो जाएगा क्या, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तीसरा हो जाएगा आपका क्या, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और चौथा हो जाएगा आपका कौन सा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ऐसे 4 चीजें लिखनी है। अब आप इसको देखो नाम से करो, वोल्टेज सोर्स तो है लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी अलग वोल्टेज पे। तो अगर मैं सबसे पहला वाला बनाता हूं जो फर्स्ट वाला था, ये था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब है तो वोल्टेज सोर्स लेकिन किस पे इस बार डिपेंड कर रहा है, इस बार वो सर्किट के किसी दूसरे वोल्टेज पे। तो आप लिखोगे के V1, और ये जो V1 है ना ये सर्किट का ही कोई दूसरा वोल्टेज है, हो सकता है रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस वोल्टेज हो जाता। सिमिलरली आपका दूसरा वाला हो जाएगा क्या, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो अगेन सिंबल आपको यही वोल्टेज सोर्स का बनाना है,
प्लस माइनस, लेकिन आप किस पे, करंट पे, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, I1 इंटू के, मतलब ये के तो एक पैरामीटर है जो हो सकता है 2I1 हो, 3I1 हो, और I1 वो करंट है जो किसी R1 वाली ब्रांच पे फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप तीसरा देखो तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो सिंबल बना देना है करंट सोर्स का कुछ इस तरीके का, और करंट सोर्स का आउटपुट तो I है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसी V1 पे, और इसी तरीके से चौथा आपको बना देना है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो सिंबल ये वाला बना देना है, सॉरी ये वाला बना देना है, और आपको यहाँ लिख देना है क्या, यहाँ आपको लिख देना है करंट सोर्स तो है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे करंट पे, I1। और यहाँ पे बेसिकली आपको लिखना था क्या, के वी वन हो गया, ये यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको के वी वन ही लिखना था, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना था, के आई वन, क्या लिखना था, के आई वन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दोनों पार्ट्स देख लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दोनों पार्ट्स ए बी भी देख लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी मैं देख लेता हूं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, और उसके बाद एक नया वीडियो बना के बाकी की चीजों को पोस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट ए है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं आपको पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है क्या, डिफाइन द फॉलोइंग, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। इसको एकदम फटाफट इनके कॉन्सेप्ट्स देख लेने हैं आपको। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है क्या, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है। तो इसमें लिखना है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है हम क्या बनाने वाले हैं, एक वेव फॉर्म बनाएंगे, लेट से वोल्टेज की वेव फॉर्म बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी वेरी कर रही है, और ये बेसिकली क्या है, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। इस तरीके से आपको एक वेव फॉर्म बनाना है। यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है पाई, यहाँ पे लिखना है 2 पाई, क्योंकि हमने ओमेगा टी लिया हुआ है तो सारे के सारे जो आपके एक्स के वो किस में हो गए, रेडियंस में हो गए। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, यहाँ पे आपको लिखना है मैक्सिमम, और यहाँ पे लिखना है आपको माइनस वी एम, और जहाँ पे एक साइकिल पूरी हो रही है यहाँ पे लिखना है आपको टी, और यहाँ पे डिफाइन कर देना है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, और इतना लिखना है। और अल्टरनेटिंग की डिफिनेशन लिख देना है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वोल्टेज जो है, वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, एंड यू कैन राइट वी एम साइन ओमेगा टी, और इसको थोड़ा बहुत बता देना है कि ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, साइनोसॉइडल फॉर्म में बन रहा है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/t। थोड़ा बहुत थ्योरी लिख देनी है, इट्स ओके, बिकॉज आपको 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो पहला पॉइंट्स हो गया अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और आप जो और अपने से ऐड करना चाहें 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं। दूसरी होती है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू भी देख लेते हैं क्या है। तो सेकंड जो है इसका, सेकंड है आपका आरएमएस वैल्यू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली जो हमने बनाया था, जो हमने एसी वेव बनाई थी, एसी वेव जो हमने बनाई थी, वो आपकी जो वोल्टेज बनाई थी वो आपका ये 0 है, और ये कितना है, वी एम है। तो आपको लिखना है ये जो वोल्टेज है स्मॉल, इसकी कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, वी एम अपॉन √2, और ये इसको क्या बोलते हैं, यही है वो इफेक्टिव वैल्यू, यही है वो इफेक्टिव वैल्यू जो आपको क्या करती है, वर्क डन करती है। और ये एक रेजिस्टेंस में उतने एम्पियर का डीसी करंट देंगे तो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा जो आपकी आरएमएस वैल्यू हीट प्रोड्यूस करती है। अब कई बार आपसे इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको फिर से थोड़ा सा देखिए, इसको हम बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, रूट मीन स्क्वायर बोलना है तो सबसे पहले आप उठाओ क्या, स्क्वायर, फिर उठाओ क्या, मीन, फिर उठाओ क्या, रूट। आपका वेव क्या था, वेव का फंक्शन जो भी आपकी वेव फॉर्म थी, दैट इज वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लिखना है। इसका क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, स्क्वायर, लिख दो स्क्वायर। आप यहाँ लिखो वी एम साइन ओमेगा टी का क्या लिखना है, स्क्वायर। फिर क्या निकालना है, मीन। मीन बोले तो अगर आप इस वेव फॉर्म में देखो, कंप्लीट टाइम पीरियड कितना है, टी, तो इसका इंटीग्रेशन कर देना है ओवर द कंप्लीट टाइम पीरियड, 0 से टी। फिर क्या निकालना है, इस रूट, सॉरी, स्क्वायर निकाल लिया, मीन निकाल लिया, इसके बाद क्या कर देना है, रूट कर देना है, इसके बाद क्या कर देना है, रूट कर देना। और ये फाइनली ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया था तो वहाँ पे आपको वेरिएबल भी लगाना पड़ेगा डी ओमेगा टी, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा उस स्मॉल वी की कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और आप इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे, तो एक बार आपको लिमिट लगानी है 0 से
आप अगर देखें तो एक बार लिमिट लगानी है 0 से पाई और दूसरी बार लिमिट लगानी है 0 से क्या 2 पाई, तो इसका आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा आपका वी आर एम एस आ जाएगा आपका कितना वी एम अपॉन रूट टू। ठीक है, इसके बाद से जो अगला पूछा था आपको क्या पूछा था, आर एम एस वैल्यू पूछा था, तीसरा चीज क्या बोला था एवरेज वैल्यू। तो एक चीज आप अगर आप देखते हो एवरेज वैल्यू के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगली चीज आपसे तीसरी चीज पूछी गई थी कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू आप देखो अगर इस साइनोसॉइडल वेव की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हो ओवर ए कंप्लीट टाइम पीरियड, एवरेज क्या होगा पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया। तो अगर आप 0 से 2 पाई के बीच में इसका एवरेज निकालते हो तो डेट विल बी व्हाट 0। तो हमको एवरेज चूंकि बताना है तो हम एवरेज कहाँ से निकालेंगे 0 से पाई के बीच को, इसको क्या कर देना है जो भी वेव फॉर्म है उसको क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है। तो क्या करेंगे इसको लिखना है स्मॉल v की कौन सी वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी होगी कितना, तो आपको लिखना है यहाँ पे जी एवरेज का फॉर्मूला देखो तो आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक किसका वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी और टाइम पीरियड कितना है पाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 2 वी एम अपॉन पाई। इसको आप देख लेना एक बार सॉल्व करके, ये आपकी एवरेज वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली आई थिंक जो इसके बाद पूछा गया है वो है आपका, ठीक है, इसके बाद आपको पूछा गया है जो भी है नंबर आई थिंक 3 है, एक एक तो फॉर्म फैक्टर डेफिनेटली पूछा गया होगा, फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन होती है, इसको आप लिखते हैं एफ एफ इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, और आर एम एस आपका आया है वी एम अपॉन रूट टू, एवरेज आपका आया है